दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इतना भयानक धमाका हुआ जिससे पूरा देश हिला हुआ है। दरअसल 10 नवंबर की शाम तकरीबन 6:52 पर लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 1 की पार्किंग में एक कार आती है। उसकी स्पीड लगभग पैदल व्यक्ति की तरह होती है और अचानक से उसके पिछले टायर पर एक धमाका होता है और उस धमाके से आसपास की 3-4 कारें, 1-2 ऑटो और कुछ ई रिक्शा प्रभावित हुए। ये हुआ है यहाँ पर एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, इससे अभी खबर आ रही है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों, देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 नवंबर की शाम को यह घटना होता है, लेकिन 11 नवंबर की दोपहर तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आता कि कोई भी अधिकारी इस घटना के लिए अफसोस जताया हो और दुख व्यक्त किया हो। 11 नवंबर को 11 बजे ANI की टीम ने एक सूचना जारी किया कि दिल्ली पुलिस से पता चला है कि लाल किले के पास धमाका हुआ। उसके बाद अमित शाह का बयान आता है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। और वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी, उनको इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है। 10 नवंबर को यह घटना होती है और वो 11 नवंबर को भूटान चले जाते हैं। क्योंकि वहां के राजा का जन्मदिन मनाना है, सेलिब्रेशन करना है। देश रो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को राजा का जन्मदिन मनाना है। पूछिए उस माँ से जिसने अपना बेटा खोया है, पूछिए उस पत्नी से जिसने अपना पति खोया है, अरे पूछिए उन बच्चों से जिसने अपने पिता को खोया है। ब्लास्ट हुई कार की जानकारी सामने आई है कि वो I-20 कार थी जो हरियाणा के एक सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और खबर में ये भी आ रहा है कि इस कार को कई बार खरीदा और बेचा गया है, इससे कि कार के असली मालिक को पहचानना मुश्किल हो सके। एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और पूरा दिल्ली शोक में है और दूसरी तरफ बिहार में इलेक्शन है और हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता अपने मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर बिहार में प्रचार में लगी हुई है। गृह मंत्री वो भी लगे हुए हैं। इन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर पहले अपने कुर्सी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आखिर बिहार में भाजपा सरकार कैसे बनाई जाए? दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से यमुना तो साफ नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता और सरकारें भी नहीं कर पाई थी। लेकिन दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है और उस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को छोड़कर, उसको इग्नोर करके वो बिहार में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। यहाँ तक कि एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली वालों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन हर बार की तरह जो प्रदर्शन में होता है वही सामने आया। उन पर भी लाठीचार्ज करके उनको हिरासत में रख दिया गया। दिल्ली पुलिस हम लोगों को अपने शहर में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए टिकट करके लेकर जा रही है। यही है हमारे देश की रियलिटी। आजकल के नेता देश भर में बेरोजगारी है, करप्शन है, गरीबी है, उससे ध्यान छोड़कर अपनी कुर्सी को कैसे बचाना है उसमें लगे हुए हैं। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि सभी जांच एजेंसियां घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और जांच जारी है। लेकिन जांच इस तरह से जारी है कि अब तक कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी सामने नहीं आया कि इस वजह से धमाका हुआ। और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता अस्पताल में घायलों से मिली और दुख जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भूटान से अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, पूरा देश रो रहा है और पूरा देश दिल्ली के साथ है। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब सवाल PM मोदी से है कि कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी तक जितना भी घटना हुआ उसको हमेशा आतंकी हमला बताया गया, तो जो दिल्ली में धमाका हुआ उसको आतंकी हमला क्यों नहीं कहा गया?
क्या आतंकी हमला बताते हुए लंबे समय से बचा जा रहा था? आप कहते हैं कि षड्यंत्रकारियों को बख्शेंगे नहीं, तो पहले षड्यंत्रकारियों को पकड़ो तो। और जब भी ऐसी घटना होती है तब ऐसे बड़े बड़े बयान आते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। वहीं चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उसको स्थगित कर दिया गया है, हम फिर ऑपरेशन करेंगे और फिर से हमला करेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है, हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे और जो हम धराशायी करेंगे। तो क्या यही युद्ध की तैयारी है? पहले तो पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद फिर दिल्ली में कोई विस्फोटक पहुंचा देता है और धमाका हो जाता है। तो क्या यही युद्ध की तैयारी है? इसका जवाब कौन देगा? अमित शाह पटना में जिस होटल में रुके थे, उस होटल की लिफ्ट में जो कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी, उस पर अखबार चिपका दिया गया ताकि वहां की खबरें लोगों तक ना पहुंच पाए। आखिर क्या छुपा रहे हैं अमित शाह? वहीं तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री को और कोई काम नहीं है, वो पटना में आकर ठहरे हुए हैं कई दिनों से और चुनाव लड़वा रहे हैं। इस खबर को भी छुपा दिया गया। तो सोचिए, जब देश का गृह मंत्री ही इतना लापरवाह होगा तो देश की हालत आप समझ सकते हैं। पहले पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है, लेकिन फिर भी इनकी कोई जवाबदेही नहीं। पहलगाम में जब हमला हुआ तो पहले उस मौके पर पहुंचने वाले अमित शाह ही थे। वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, आज तक प्रेस में कोई साझा नहीं किया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, जवाबदेही तो दूर की बात है। 10 नवंबर की सुबह से ये खबर चलने लगती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद में 350 किलो RDX और कुछ AK-47 बरामद हुए। और लखनऊ से भी खबरें आई, फरीदाबाद 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और कुछ असॉल्ट राइफल बरामद हुए। दिल्ली के पड़ोस में लखनऊ में और फरीदाबाद में इतनी मात्रा में RDX पहुंचा कैसे? इस खबर को ज्यादा फैलाया नहीं गया। मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। दोनों डॉक्टर हैं। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद भी दिल्ली में यह धमाका हुआ। क्या यही हमारी तैयारी थी? आखिर जब इतने सारे RDX असले बरामद हुए तो क्या दिल्ली की CM की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, गृह मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सिक्योरिटी को हाई किया जाए? जब पहले से गिरफ्तारियां हुई तो इनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि ये बड़े खतरे का संकेत है? इन सारी खबरों से ये पता चलता है दिल्ली के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपको याद है 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसमें सिर्फ 80 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था, फिर भी इतना भयानक धमाका हुआ। और यहाँ पर तो 350 किलो RDX बरामद हुआ है। सोचो कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो। लेकिन अगर सिक्योरिटी हाई की जाती, जांच पड़ताल चलता, शायद आज दिल्ली में धमाका नहीं होता। धमाके में पीड़ितों की हालत ऐसी है कि उनकी तस्वीरें दिखाना मुश्किल है। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि पुलवामा हमला में जो RDX इस्तेमाल हुआ था, आखिर वो वहाँ पर आया कैसे था। दिल्ली में इतना भयानक धमाका हुआ, लेकिन PM मोदी धमाके के स्थल पर पहुंचने की बजाय भूटान चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी भारत में ऐसी घटना होती है तब PM मोदी देश छोड़कर चले जाते हैं। अप्रैल के महीने में पहलगाम अटैक हुआ था, उस समय मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे और वहां का दौरा छोड़कर भारत आते हैं और मधुबनी के लिए निकल जाते हैं। पहलगाम नहीं, पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद मधुबनी में सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। के बाद 10 मई को पटना में रोड शो करने के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जब जन समर्थन नहीं मिलता है कि कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर का विजय अभियान रोक दिया जाता है। मतलब जब भी देश पर संकट आता है तो हमारे मोदी जी देश छोड़कर चले जाते हैं। क्या संकट के समय में देश को छोड़कर चले जाना और बड़े बड़े भाषण देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, समस्या का समाधान है? या फिर उस समस्या को सुलझाने का विशेष प्रयोजन करना? लेकिन इन्हें तो जुमलेबाजी से छुट्टी मिलता नहीं, तो समस्या का समाधान कहां से किया जाएगा? दिल्ली में इतना भयानक धमाका हुआ, इसमें जो भी शामिल है, जिसने भी किया या करवाया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके जो जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही या चूक से ये धमाका हुआ, उनका क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? फरीदाबाद में 350 किलो RDX बरामद हुआ, इतने सारे असले बरामद हुए, लेकिन क्या एजेंसियों की यही सतर्कता थी कि इतना भयानक धमाका हो गया? इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान आया कि इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या आतंकियों के अलावा उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जिनके हाथ में आंतरिक सुरक्षा है?
सुरक्षा एजेंसियां हैं। रक्षा मंत्री देश को भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह पहले घटना तो बताएं कि हुआ क्या था, कैसे हो गया। बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या सलाह है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा ताकि ऐसी घटना होने से पहले उस पर काबू पाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।